नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं ऑफिस से आया तो मेरी पत्नी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। बेड की चादर अस्त व्यस्त थी और मेरा छोटा भाई मेरे कमरे से बाहर निकल रहा था। पत्नी मुझे देखते ही रोने लग गई। बोली, तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पत्नी को लेकर अलग नए घर में शिफ्ट हो गया। मैंने माँ और भाई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि माँ अपने छोटे बेटे को बेकसूर मानती थी। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन था। हम दोनों घर में अकेले थे। तभी दरवाजे पर एक अनजान आदमी ने पत्नी को जन्मदिन का गिफ्ट दे दिया। जब मैंने वो गिफ्ट खोलकर देखा तो मेरा दिल फटने लगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम राहुल है। मैंने जब से होश संभाला खुद को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ ही पाया। पिता के गुजर जाने के बाद हमारा छोटा सा घर, जो कभी उनकी मौजूदगी से खुशियों से भरा रहता था, उनके जाने के बाद एकदम सुनसान हो गया। अब घर की सारी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आ पड़ी। इस घर में मेरे अलावा 2 और लोग थे, माँ और मेरा छोटा भाई। माँ उम्र और बीमारी की वजह से ज़्यादातर चुप रहने लगी थी। मेरा भाई, जो मुझसे 10 साल छोटा था, पिता के जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर घर संभाला। मैंने रोहन को बाप बनकर पाला था। वो शुरू से ही सीधा साधा और बहुत शर्मीला था। इतना शर्मीला कि मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करने में भी शर्माता था। उसकी दुनिया घर से शुरू होती और घर पर ही ख़त्म हो जाती थी। वो ज़्यादातर माँ के पास रहता था। माँ अक्सर मुझसे कहती, राहुल बेटा, रोहन को भी अपने साथ बाहर ले जाया करो, इसका दिल लगेगा। सारा दिन घर में क्या करता रहेगा। मैं हंसकर जवाब देता, माँ वो कहाँ इन झमेलों में पड़ता है। आप जानती हो वो कितना शर्मीला है। अपनी किताबों से फुर्सत नहीं मिलती उसे। मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और छोटी मोटी नौकरी कर ली, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और रोहन की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। वो मेरा भाई ही नहीं, मेरा बेटा भी था। मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मेरी ज़िंदगी में प्रिया आई। वो मेरी पसंद थी। मैंने माँ से कहकर रिश्ता पक्का कर लिया। प्रिया के आने से हमारा वो छोटा सा और खामोश घर जैसे खिल उठा। वो बहुत हंसमुख और बतौनी थी। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। प्रिया ने अपनी बातों से माँ का दिल जीत लिया। माँ, जो पिता के जाने के बाद ज़्यादातर चुप रहती थी, अब प्रिया की बातों पर मुस्कुराने लगी थी। प्रिया किचन जाते हुए कहती, मम्मी जी, आज आपकी सेवा का मौका मुझे दीजिए। चाय मैं बनाती हूँ, आप आराम से बैठकर टीवी देखिए। माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती और कहती, जीती रहो बेटा, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है, वरना राहुल और रोहन तो जैसे गूंगे ही हैं। रोहन भी भाभी का बहुत सम्मान करता था। वो उसे माँ के बराबर मानता था। जब भी प्रिया सामने आती वो फौरन नज़रें झुका लेता और एक तरफ हो जाता। प्रिया उसकी इस आदत पर हंसती और मुझसे कहती, राहुल तुम्हारा भाई तो बहुत शर्मीला है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। मैं उसकी भाभी हूँ, कोई गैर तो नहीं हूँ। मैं मुस्कुराकर कहता, प्रिया वो शुरू से ऐसा ही है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। मुझे लगता था मेरी दुनिया पूरी हो गई। एक तरफ मेरी सेवा करने वाली माँ, दूसरी तरफ मेरा आज्ञाकारी भाई और अब मेरी हंसमुख पत्नी। मुझे और क्या चाहिए था। शादी को करीब 6 महीने बीत गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जहाँ शायद मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन प्रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक रात मैं दफ्तर से थका हारा घर लौटा तो प्रिया मुझे उदास लगी, जो रोज मेरे आते ही बातों का पुलिंदा खोल देती थी। आज खामोश थी। मैंने उसका हाथ थामकर पूछा, क्या बात है प्रिया, सब ठीक तो है ना। आज मेरी प्यारी गुड़िया इतनी चुप क्यों है। माँ से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या। उसने सिर हिलाया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, राहुल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वादा करो आप गुस्सा नहीं करेंगे। उसके इस तरह कहने से मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, हाँ प्रिया बोलो, सब ठीक तो है ना, तुम परेशान लग रही हो। वो कुछ देर देखती रही और फिर धीरे से बोली,
राहुल, मुझे आपका भाई रोहन कुछ ठीक नहीं लगता। यह सुनते ही जैसे मेरे कानों में पिघला शीशा डाल दिया गया हो। मुझे अपने सुनने पर यकीन नहीं हुआ। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, कैसा ठीक नहीं लगता? क्या मतलब है तुम्हारा? वो इतना सीधा लड़का है, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? प्रिया ने तुरंत मेरी बात काटी। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रें, राहुल, वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूरता है। जब मैं किचन में होती हूँ या बरामदे से गुजरती हूँ, मुझे लगता है उसकी आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। मुझे उससे डर लगता है। प्रिया की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा। यह इल्ज़ाम मेरे उस भाई पर था जिसकी शराफत की मैं कसम खा सकता था। मैंने सख्ती से कहा, प्रिया, तुम क्या कह रही हो? यह तुम्हारा वहम है। रोहन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जानती हो वो कितना शर्मीला है। वो तो किसी गैर औरत के सामने नजरें तक नहीं उठाता, और तुम तो उसकी भाभी माँ जैसी हो। मेरी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं पागल हूँ? राहुल, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? जो मुझे महसूस हुआ मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। उस रात मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि यह सिर्फ उसकी गलतफहमी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह बात इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। यह तूफान का पहला झोंका था जो मेरे खुशहाल घर की नींव हिलाने आया था। उस रात के बाद प्रिया रोज यही बात दोहराने लगी। वो मुझसे रोज लड़ती, तुम्हारा छोटा भाई अच्छी नज़र वाला नहीं है। आज भी वो मुझे छत पर घूर रहा था। मुझे इस घर में डर लगने लगा है। मैं उसकी बात को वहम समझकर टाल देता और समझाता कि माँ अकेली रह जाएंगी, उनका दिल टूट जाएगा। हम इस तरह घर नहीं छोड़ सकते। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक तरफ मेरी पत्नी थी जिसकी बातों ने मेरे दिल में भी शक का बीज बो दिया था। दूसरी तरफ मेरा वो भाई जिसे मैंने अपने हाथों से पाला था। फिर एक दिन प्रिया ने साफ साफ कह दिया, राहुल, अगर आपको मेरी जरा भी परवाह है, अगर आप मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो मुझे अलग घर ले चलो। मैं इस शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अब आपको मुझ में और अपने भाई में से किसी एक को चुनना होगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं उसे क्या जवाब देता, लेकिन प्रिया फैसला कर चुकी थी। मेरा चैन सब खत्म हो गया। दफ्तर में भी ध्यान घर पर रहता। मुझे लगता जैसे मेरा घर किसी भी वक्त बिखर जाएगा। धीरे धीरे मुझे भी प्रिया की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। घर में घुटन महसूस होती। प्रिया ने माँ से भी बातें कम कर दी। माँ ने भी दो एक बार पूछा, राहुल बेटा, सब ठीक है ना? प्रिया बहू बहुत बदली बदली लगती है। मैं बात टाल देता। प्रिया ने रोहन से बात करना तो दूर, उसके सामने आना भी छोड़ दिया। रोहन और ज़्यादा खामोश और सहमा रहने लगा। कई दिनों तक मैं इसी तकलीफ में रहा। एक दिन दफ्तर में मेरा सिर बहुत दर्द करने लगा। बॉस ने देखकर कहा, राहुल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज जल्दी घर जाओ और आराम करो। मैं तुरंत घर आ गया। सोचा था माँ आराम कर रही होंगी और मैं प्रिया से अकेले में बात कर सकूँगा। मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला। घर में सन्नाटा था। मैं दबे पांव अपने कमरे की तरफ गया। प्रिया को सरप्राइज़ देकर मनाने का मन था, लेकिन जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, मैंने जो देखा मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने अपने छोटे भाई रोहन को तेजी से हमारे कमरे से निकलते देखा। वो इतना घबराया हुआ था कि मुझे देखकर भी ठीक से नहीं देख पाया और मुझसे टकरा गया। उसका चेहरा डर और घबराहट से लाल था। वो तेजी से सांस ले रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, रोहन, तुम जहाँ क्या, लेकिन उसने मुझे झटका देकर भाग निकला। मेरा दिल धक से रह गया। वह हमारे कमरे में क्या कर रहा था? मेरे कानों में प्रिया की सारी बातें गूंजने लगी। मैं कांपते कदमों से कमरे में गया। प्रिया बेड पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। उसके घुटनों में सिर था, बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा बेड पर गिरा था। कमरे की हालत बिखरी हुई थी। मैंने कांपती आवाज़ में पुकारा, प्रिया। वो सिसकियों के बीच सिर उठाकर देखने लगी। आंखें लाल हो रही थी। मुझे देखकर वो और ज़ोर से रोने लगी। मैं भागकर उसके पास गया और कंधे पकड़कर बोला,
प्रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और रोहन तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वो इस तरह क्यों भागा? प्रिया रोती रही। मैंने उसे हिलाकर कहा, भगवान के लिए प्रिया बताओ क्या हुआ है, मेरी जान निकल रही है। उसने आंसू भरी आंखों से देखा और बोली, राहुल, रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने शोर मचाया तो वह डरकर भाग गया। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रिया रो रही थी, उसकी हालत गवाही दे रही थी। रोहन का घबराकर भागना, उसका लाल चेहरा, सब कुछ मेरे सामने घूम गया। मुझे अब प्रिया की हर बात सच लगने लगी। मैंने अपनी पत्नी पर यकीन नहीं करके कितना बड़ा गुनाह किया था। मुझ पर गुस्सा सवार हो गया। मैं प्रिया को रोते छोड़कर गुस्से में बाहर निकला। रोहन घर से बाहर नहीं गया था, वो बेचैनी से टहल रहा था, शायद मुझसे बात करने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे गुस्से में अपनी तरफ आते देखा, वो मेरी तरफ बढ़ा। भाई, मेरी बात सुनो, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं था। मेरे सिर पर खून सवार था। मैंने आगे बढ़कर पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। शायद उसे मुझसे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, आपने मुझ पर हाथ उठाया। मेरी बात तो सुनो, माँ का वास्ता है। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। भाभी, मैंने गुस्से से चीखकर उसकी बात काटी। खबरदार, जो एक शब्द भी प्रिया के खिलाफ कहा, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके कमरे से निकलते देखा है और उसकी हालत देखी है। तुम इतने गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मेरी नज़रों में भाई का मान खत्म कर दिया है। तुमने इस घर की इज्जत को दागदार करने की कोशिश की है। मेरा शोर सुनकर माँ भी घबराकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उन्होंने रोहन को जमीन पर गिरा देखा और मुझे गुस्से में कांपते देखा तो परेशान हो गई। राहुल जी, क्या बदतमीजी है, क्या हो गया है? हो क्या गया है? तुम्हें हाथ उठाया है तुमने अपने छोटे भाई पर। माँ ने मुझे बाजू से पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने अपना बाजू छुड़ा लिया। माँ, आप बीच में मत आए। आपको नहीं मालूम इसने आज क्या किया है? इसने इस घर के काबिल खुद को नहीं छोड़ा। नहीं, मैं खुद इस घर में नहीं रहूँगा। मैं अपनी पत्नी को लेकर अभी इसी वक्त जहाँ से जा रहा हूँ। मैं इस दरिंदे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। रोहन उठकर मेरी तरफ आया। भाई, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। भाभी झूठ बोल रही हैं। मैंने इससे पहले कि वो और कुछ कहता, एक बार फिर उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माँ बीच में आ गई। वो रो रही थी। राहुल, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। रोहन ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बेटा, घर छोड़कर मत जाओ, लोग क्या कहेंगे? मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? एक बार उसकी सुन लो, एक बार मेरी सुन लो। माँ रोती रही। वो मेरे पाँव पकड़ने लगी, लेकिन मैं गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे प्रिया का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। मैंने माँ के हाथ अपने पाँव से हटाते हुए कहा, माँ, आप इसकी तरफदारी कर रही हैं। आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी पत्नी की इज्जत की नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं प्रिया के साथ यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं तेजी से वापस कमरे में आया। प्रिया अभी तक बेड पर बैठी सिसकियाँ ले रही थी। मैंने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, उठो, अपना सामान बांधो, हम अभी जहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें इन लोगों के बीच इस दरिंदे के पास एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने आंसू भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। राहुल, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? और माँ जी का क्या होगा? मैंने उसका हाथ थाम लिया। इन सबको छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। तुम्हें यहाँ से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहले तुम पर यकीन ना करके गलती की, लेकिन अब और नहीं, जल्दी करो। हमने थोड़ा सा सामान बांधा। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकला। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, वो हाथ जोड़ रही थी। राहुल, मत जाओ बेटा, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी?
रोहन भी उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पूरी बेबसी थी। वो बार बार यही कहता रहा, बाई रुक जाओ, मेरी बात सुन लो बाई। लेकिन मैंने एक ना सुनी। मैंने अपनी माँ की सिसकियों और अपने भाई की पुकार को नज़रअंदाज किया और प्रिया का हाथ थामे उस घर से बाहर निकल गया। मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उस इंसान के पास अकेला छोड़ दिया जिसे मैं इस वक्त एक दरिंदे से कम नहीं समझ रहा था। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने अपनी पत्नी को बचा लिया है। उसी शाम मैंने एक दोस्त की मदद से शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। वो हमारे पुराने घर से बहुत दूर था। मैं प्रिया को उन सब साओं से भी दूर ले जाना चाहता था। नए घर में आकर प्रिया बहुत खुश थी। वो जैसे खिल उठी थी। उसके चेहरे का डर खत्म हो गया था। वो सारा दिन घर सजाने में लगी रहती। उसने हमारे इस छोटे से फ्लैट को स्वर्ग बना दिया था। वो सुबह से शाम तक काम करती, मेरे लिए मेरी पसंद के खाने बनाती। जब मैं शाम को थका हारा दफ्तर से लौटता तो वो दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही होती, मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती, मेरे जूते उतारती, मेरे लिए चाय लाती। वो मेरी बहुत सेवा करती। वो अक्सर मुझसे कहती, राहुल देखा अब हम कितने सुकून में हैं, कोई तीसरा हमारे बीच नहीं है, कोई गंदी नज़रों से मुझे देखने वाला नहीं है। यह हमारा अपना घर है, भले छोटा है लेकिन हमारा है। मैं उसका वो हंसता हुआ चेहरा देखता तो मेरा सारा गुस्सा और पछतावा ख़त्म हो जाता। मुझे लगा मैंने अपनी पत्नी को बचाकर सही फैसला किया है। मैंने उसकी इज्जत की रक्षा की है। माँ और भाई तो आज नहीं तो कल मुझे समझ जाएंगे, लेकिन अगर प्रिया को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। मैं उसकी सेवा और मोहब्बत में इतना खो गया था कि मुझे अपना पुराना घर, अपनी माँ की ममता, सब कुछ भूल गया था। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर प्रिया खुश थी और उसकी खुशी में मैं भी खुश था। लेकिन इन 3 महीनों में मैं एक बार भी माँ से मिलने नहीं गया। मैंने उन्हें पलट कर एक फ़ोन तक नहीं किया था। मेरा दिल हर रोज़ तड़पता था। मुझे रात को सोते हुए भी माँ का वो रोता हुआ चेहरा याद आता था। उनकी वो आवाज़ें, बेटा मत जाओ, मेरे कानों में गूंजती थी। कई बार मैंने इरादा किया कि आज दफ्तर से वापसी पर माँ से मिल आऊँगा, देखूँगा कि वो कैसी हैं। रोहन ने उन्हें तंग तो नहीं किया, वो अकेली कैसे रह रही हैं, उनका खर्चा कैसे चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रिया से इस बात का जिक्र करता वो फौरन नाराज हो जाती, उसका हंसता हुआ चेहरा उतर जाता और उठकर कहती, राहुल आप फिर उन लोगों के पास जाना चाहते हैं? आप भूल गए उन्होंने मेरे साथ क्या किया। वो लोग आपको मुझसे दूर कर देंगे, वो आपके कान भर देंगे, वो मुझे झूठा साबित कर देंगे, आपका भाई आपको मेरे खिलाफ कर देगा। अगर आप वहाँ गए तो हमारा यह सुकून बर्बाद हो जाएगा। आपको मेरी कसम है आप वहाँ नहीं जाएंगे। मैं उसके आंसुओं और उसकी कसम के आगे बेबस हो जाता, अपना इरादा बदल देता। सोचता वो ठीक ही कह रही है, अभी जख्म ताज़ा है, कुछ दिन और गुजर जाएं फिर चला जाऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। मेरी ज़िंदगी अब प्रिया के गिर्द ही घूमती थी। मैं सुबह दफ्तर जाता और शाम को उसके पास लौट आता। वो मेरी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और उसकी यही सेवा, उसकी यही मोहब्बत मुझे उस जुर्म के एहसास से दूर रखती थी जो कभी कभार माँ को याद करके मेरे दिल में उठता था। आज प्रिया का जन्मदिन था। यह इस घर में आने के बाद हमारी पहली खुशी का मौका था और मैंने रात को ही फैसला कर लिया था कि मैं आज का दिन उसके लिए बहुत ख़ास बना दूंगा। मैं सुबह दफ्तर जाते हुए बहुत खुश था। मैंने प्रिया को विश की और उसे कहा कि शाम को तैयार रहो, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था। वो बेचारी मेरी वजह से इतने मुश्किल वक्त से गुजरी थी। उसने वो सब बर्दाश्त किया जो शायद कोई और औरत ना करती। उसने अपना ससुराल सिर्फ मेरी खातिर छोड़ दिया था और इन 3 महीनों में उसने मुझसे एक बार भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की थी। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वो वाकई बहुत अच्छी, बहुत नेक पत्नी थी और मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता था कि वो मुझे मिली थी। आज उसके जन्मदिन पर मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता था
कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और उसकी कितनी कदर करता हूँ। मैंने दफ्तर पहुँचते ही अपने बॉस से बात कर ली थी। सर, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मुझे दोपहर में जल्दी जाना होगा। मैं उसके लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। मेरे बॉस बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हंसकर इजाज़त दे दी। अरे राहुल साहब, यह भी कोई पूछने की बात है, आप ज़रूर जाएं, हमारी तरफ से भी भाभी को मुबारकबाद दीजिएगा। मैंने उनका शुक्रिया किया और जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार घड़ी की सुइयों पर अटका हुआ था। मैं जल्द से जल्द प्रिया के पास पहुंचना चाहता था। मैंने पिछले हफ्ते ही अपनी कमेटी के पैसों से प्रिया के लिए एक बहुत खूबसूरत और महंगा सोने का सेट बनवा कर रख लिया था। मैं जानता था कि उसे सोने का कितना शौक है। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि उसकी मम्मी ने उसके दहेज में जो सेट दिया था वो पुराने घर में ही रह गया। उसे इस बात का बहुत अफसोस था। मैं आज उसे वो तोहफा देकर उसकी आंखों में वो चमक, वो खुशी देखना चाहता था। मैं सोच रहा था कि जब मैं शाम से पहले ही घर पहुंचूंगा, मेरे हाथ में तोहफा होगा, फूल होंगे, तो वो मुझे देखकर कितनी हैरान और कितनी खुश हो जाएगी। वो भागकर मेरे गले लग जाएगी। दोपहर के 2 बजे ही मैं दफ्तर से निकल गया। मैं खुशी से उड़ा जा रहा था। मैंने रास्ते से उसकी पसंद के गुलाब का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लिया और साथ ही उसकी पसंदीदा बेकरी से केक भी पैक करवाया। मैंने टैक्सी ली और फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर में बस यही सोचता रहा कि प्रिया मुझे देखकर क्या कहेगी। शायद दोपहर में वो आराम कर रही होगी। यह तो और भी अच्छा था, सरप्राइज का मजा दुगना हो जाएगा। मैं उसे सोते हुए ही जाकर हैरान कर दूंगा। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और बहुत धीरे से, बगैर कोई आवाज पैदा किए, फ्लैट का बाहर वाला दरवाजा खोला। घर में सुकून था, पूरी खामोशी छाई हुई थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपने जूते वहीं दरवाजे पर ही उतार दिए ताकि मेरे कदमों की आहट भी उसे जगा ना दे। मैं एक चोर की तरह दबे पांव चलता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ा। मेरा दिल खुशी और जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उसके चेहरे की वो हैरानी देखने के लिए बेताब था। मैं गुलदस्ता, केक और तोहफे का डिब्बा लिए बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा सिर्फ बंद था, यानी अंदर से बंद नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और पर्दा हटाकर जैसे ही कमरे में कदम रखा, मेरा शरीर पत्थर का हो गया। मेरे हाथ कांप गए। मेरे हाथ में पकड़ा गुलदस्ता, केक का डिब्बा और वो कीमती तोहफा, सब कुछ मेरे हाथ से छूटकर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। फूल चारों तरफ बिखर गए और केक बिखर कर खराब हो गया, लेकिन मेरी नज़रें सामने के मंजर पर जमी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई बहुत भयानक सपना देख रहा हूँ। काश यह सपना होता, काश कोई मुझे जगा देता। मेरी प्रिया, मेरी नेक पत्नी, वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भाई पर हाथ उठाया, वो मेरे सामने थी, लेकिन इस हालत में थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरे बिस्तर पर थी, हमारी शादी के बिस्तर पर, और उसके साथ कोई और था। एक गैर मर्द हमारे बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसी बिस्तर पर जिससे वो मेरी गैर मौजूदगी में। मेरा दिमाग मानो ठप हो गया था। मुझसे सोचा नहीं जा रहा था। शायद चीज़ें गिरने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ गई। प्रिया ने जैसे ही मुझे दरवाजे पर खड़े देखा, उसकी आंखें डर से फैल गई। उसका रंग एकदम से पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वो एक पल के लिए बुत बनी मुझे देखती रही। उसकी सांसें जैसे रुक गई थी और फिर उसने कहा, राहुल आप इस वक्त। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। वो घबराकर बेड से उतरी। उसने जल्दी जल्दी खुद को समेटने की कोशिश की, अपने बिखरे बाल और कपड़े ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब छुपाने के लिए क्या बाकी रह गया था। मैं सब कुछ देख चुका था। मैं अपनी बर्बादी का, अपने एतबार के टूटने का मंजर अपनी आंखों से देख चुका था। वो डर और बहुत शर्मिंदगी से कांपती हुई, रोती हुई मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पैरों में गिर गई। वो मेरे पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। राहुल, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बहक गई थी। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें,
मैं मर जाऊंगी, मुझे यूं ना देखें। वो बुरी तरह चीख रही थी, मुझसे रहम की भीख मांग रही थी। और बेड पर लेटा वो शख्स विनोद भी घबराकर उठ बैठा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगा और डरी हुई नज़रों से कभी मुझे और कभी रोती हुई प्रिया को देख रहा था। मेरी नज़रें प्रिया के रोते हुए चेहरे से हटकर उस शख्स पर टिक गई। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मेरी जुबान गूंगी हो गई थी। मैं हिलने डुलने तो दूर, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरे कानों में प्रिया की मिन्नतें गूंज रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों के सामने सिर्फ वो मंजर था, मेरी पत्नी की बेवफाई का मंजर। मेरे दिमाग में एक ही धमाका हुआ, रोहन, मेरा भाई रोहन, उसका वो मासूम चेहरा, उसकी वो आंसू भरी आंखें, उसकी वो मिन्नतें। भाई मेरी बात सुनो, भाभी झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब प्रिया झूठी थी, वो शुरू से झूठी थी और रोहन सच्चा था। मैंने क्या कर दिया था? मैंने एक झूठी, मकार और बदकिरदार औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भाई पर हाथ उठाया, उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। मेरा वजूद वाकई पत्थर का हो चुका था। मेरी दुनिया, मेरा एतबार, मेरी मोहब्बत, सब कुछ आज मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए तबाह हो चुका था। विनोद ने शायद भागने की नीयत से बेड से पैर नीचे उतारे और घबराई हुई आवाज़ में बोला, राहुल भाई, बात को समझो, इसमें प्रिया की गलती नहीं थी। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने इसे मजबूर किया था। उसकी बात सुनकर प्रिया जैसे होश में आई। वो चीखी, नहीं विनोद, तुम झूठ मत बोलो। तुम क्यों मुझे बचा रहे हो? सारी गलती मेरी है। राहुल, आप विनोद को कुछ मत कहना, सारी सज़ा मुझे दें, बस मुझे छोड़कर मत जाना। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उन दोनों की यह एक दूसरे को बचाने की नाकाम कोशिश मेरे अंदर आग लगा रही थी, लेकिन मैं फिर भी खामोश था। मेरा यह पत्थर जैसा सन्नाटा शायद किसी तूफान से ज़्यादा भयानक था। विनोद ने जब देखा कि मैं कुछ नहीं कह रहा, बस उन्हें घूर रहा हूँ, तो वो इस मौके को जानकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करें। वो मेरे पास से ऐसे गुजर गया जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मेरा दिमाग इस काबिल ही नहीं था कि कोई रिएक्शन दे पाता। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। अब उस कमरे में सिर्फ मैं और मेरे कदमों में पड़ी वो औरत थी जिसे मैं अपना स्वर्ग समझता था, लेकिन वो तो नरक से भी बदतर निकली। कमरे में अब सिर्फ प्रिया की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। वो अभी तक मेरे पैर पकड़े हुए थी और लगातार एक ही रट लगाए हुए थी, मुझे माफ़ कर दो। आखिरकार मेरी जुबान हिली। मेरी आवाज़ इतनी सूखी और बेजान थी कि मुझे खुद अपनी आवाज़ पहचानने में मुश्किल हुई। मैंने उससे नहीं, जैसे खुद से पूछा हो, उस दिन रोहन का क्या कसूर था? मेरी यह बात सुनते ही प्रिया की सिसकियों पर जैसे ब्रेक लग गया। उसने एकदम से रोना बंद कर दिया। उसने मेरे पैरों से अपनी पकड़ ढीली की और अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी से ज़्यादा डर था, पकड़े जाने का डर। वो कांपती आवाज़ में बोली, कौन सा दिन राहुल, आप क्या कह रहे हैं? वो तो सच था। उसने वाकई मेरे साथ, इससे पहले कि वो अपना झूठा वाकया पूरा करती, मैं शायद पहली बार उस पर चीखा। मेरा पूरा वजूद गुस्से और नफरत से कांप रहा था। झूठ मत बोलो प्रिया, झूठ मत बोलो। मैंने आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मैंने तुम्हारी असलियत देख ली है। अब सच बोलो, उस दिन क्या हुआ था? मेरे भाई को तुमने क्यों फंसाया? बोलो। मैंने उसके बाजुओं को पकड़कर उसे झंझोड़ा, चीखकर कहा, सच बताओ मुझे, वरना मैं आज जा तो तुम्हें मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा, लेकिन सच जाने बगैर मैं जहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी हालत देखकर वो बुरी तरह डर गई। वो जान गई थी कि अब उसका कोई झूठ, कोई आंसू काम नहीं आएगा। वो फूट फूट कर रो दी। इस बार उसके आंसू शायद सच्चे थे, अपने गुनाह के इकरार के आंसू। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, रोहन बेकसूर था। वो बिल्कुल बेकसूर था। गुनहगार तो मैं हूँ, आपकी मुजरिम हूँ, मैं रोहन की मुजरिम हूँ। यह सुनना था कि मेरे पैरों तले जैसे वाकई ज़मीन निकल गई।
मैं लड़खड़ाकर पीछे दीवार से जा लगा। हालांकि मैं जान चुका था, लेकिन उसके मुंह से यह सुनना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। प्रिया किसी पागल की तरह बोलती रही। मैं विनोद को आपसे शादी से पहले जानती थी। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती कर दी। मैंने सोचा था मैं सब भुला दूंगी। मैंने कोशिश की राहुल, भगवान की कसम, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपकी बनकर रहूं। आप इतने अच्छे थे, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन विनोद ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो मुझसे मिलने के लिए मुझे मजबूर करता रहा। वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर मैं उससे नहीं मिली तो वो आपको सब कुछ बता देगा, हमारी पुरानी तस्वीरें दिखा देगा। मैं डर गई थी राहुल, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसके हाथों मजबूर भी थी। उस दिन, जिस दिन आप जल्दी घर आए थे, उस दिन भी विनोद मुझसे मिलने आया था। वो कह रहा था कि वो मुझसे मिले बगैर नहीं रह सकता। वो मुझे अपने साथ भाग जाने को कह रहा था। हम कमरे में बातें कर रहे थे कि अचानक रोहन कमरे में आ गया। वो शायद आपका कोई सामान लेने आया था। उसने हमें साथ में देख लिया था। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे याद आया रोहन का वो घबराया हुआ चेहरा, वो सुर्ख आंखें। वो इसीलिए नहीं घबराया था कि उसने कुछ किया था, वो इसीलिए घबराया था कि उसने अपनी भाभी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया था। वो शर्म से लाल हो रहा था। प्रिया रोते हुए कहती रही। रोहन गुस्से से कांपने लगा। उसने कहा, भाभी आप यह क्या कर रही हैं? बाई आप पर कितना विश्वास करते हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। मैं अभी बाई को सब सच बता दूंगा। वो यह कहकर कमरे से निकलने लगा। मैं उसके पीछे भागी। मैं उसके पैरों में पड़ी। मैंने उसकी मिन्नतें की कि राहुल को कुछ ना बताएं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। वो कह रहा था कि वो अपने भाई के साथ यह धोखा नहीं होने देगा। वो कह रहा था कि भाई आने वाले होंगे, मैं उन्हें सब सच बताऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं पागल हो गई थी। उसी वक्त मुझे बाहर आपकी आने की आहट सुनाई दी। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में यह शैतानी ख्याल कहाँ से आया। मुझे लगा मैं पकड़ी गई। मुझे लगा कि रोहन अब सब सच बता देगा और आप मुझे तलाक दे देंगे। मैंने विनोद को पिछले दरवाजे से भगा दिया और जब रोहन आपसे टकराया, मैं वापस अपने कमरे में भागी। अपने बाल बिखेरे, अपना दुपट्टा फेंका और रोना शुरू कर दिया। मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरी बात पर ही यकीन करेंगे, आप अपनी बाई पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने रोहन को सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि आप उसकी बात पर यकीन ना करें, ताकि आप समझें कि वो मुझ पर बुरी नज़र रखता है। और जब आपने मुझसे अलग घर चलने को कहा, मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं आपको इस घर से, अपनी माँ और रोहन से दूर लाना चाहती थी, ताकि मैं विनोद से आसानी से मिल सकूं, ताकि कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। मैं बहुत बुरी हूँ राहुल, मैंने आपको भी धोखा दिया और आपके मासूम भाई को भी बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कर दें। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफ़रत, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसकी जगह एक ऐसी शर्मिंदगी ने ले ली कि मेरा जी चाहा मैं ज़मीन में गड़ जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ गया। वो रो रही थी, वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। मेरी बात सुन लो। मेरी आंखों के सामने रोहन का वो मासूम चेहरा आ गया जिस पर मेरे थप्पड़ का निशान था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, बाई मेरी बात सुनो, भाभी झूठ बोल रही हैं। और मैंने उन दोनों को उस झूठी, मकार, बदकिरदार औरत के लिए छोड़ दिया था। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया था। मुझसे बड़ा गुनहगार, मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कौन होगा। मैंने प्रिया की तरफ देखा। वो अभी भी ज़मीन पर बैठी रो रही थी। राहुल कुछ बोलो, मुझे मारो पीटो, लेकिन खामोश ना रहो भगवान के लिए। मैं आपके बगैर कहाँ जाऊंगी। मैं धीरे से मुड़ा। मेरी नज़र फर्श पर बिखरे फूलों, मसले हुए केक और उस सोने के सेट पर पड़ी जो मैं उसके जन्मदिन के लिए लाया था। मैंने उसमें से कुछ भी नहीं उठाया। मैंने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। मैं धीरे से चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। प्रिया पीछे से चीखती रही, राहुल रुक जाओ, मेरी बात सुनो राहुल, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं दरवाजे पर रुका। मेरी पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। मेरी आवाज़ मेरी हलक में ही घुट रही थी।
मैंने टूटी हुई आवाज़ में कहा, तुमने मुझे माफ़ी के काबिल नहीं छोड़ा प्रिया, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। मैंने अपने भाई पर, अपने बेटे जैसे भाई पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया, उस पर हाथ उठाया सिर्फ तुम्हारे झूठे आंसुओं की वजह से। तुमने मेरी दुनिया नहीं, मेरा ईमान, मेरा एतबार सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यह कहकर मैं उस फ्लैट से बाहर निकल गया। मैंने अपनी चप्पल भी नहीं पहनी। मैं जैसे आया था वैसे ही निकल गया। बस फ़र्क यह है कि आते हुए मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था और अब दुनिया का सबसे बदनसीब और मुजरिम इंसान था। मैं सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे उतरा। मैं सड़क पर आ गया। मैं नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस भाग रहा था। मैं खुद से भाग रहा था, अपनी गलती से भाग रहा था। मैं पागलों की तरह भागता रहा। लोग मुझे देख रहे थे, एक शख्स जो रो रहा था और भाग रहा था, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरे कानों में सिर्फ मेरी माँ की सिसकियाँ और रोहन की आवाज़ गूंज रही थी। भाई मेरी बात सुनो, ना जाने कितना वक्त गुजरा। मैं भागते भागते गिरते पड़ते उसी घर के दरवाजे पर पहुंच गया था जिसे मैं 3 महीने पहले छोड़ गया था। अपना पुराना घर। रात हो चुकी थी। घर की बत्ती जल रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खटखटाऊं। मैं किस मुंह से उनका सामना करता। मैं उस दरवाजे के बाहर उस ठंडी दहलीज पर ही गिर गया। मैं वहीं बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। शायद मेरे रोने की आवाज़ अंदर तक चली गई। दरवाज़ा अचानक खुला और सामने रोहन खड़ा था। उसने मुझे इस हालत में दहलीज पर गिरा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो धीरे से बोला, भाई। मेरा नाम सुनना था कि जैसे मैं होश में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा वो मासूम भाई जिसे मैंने मारा था वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बस हैरानी और परेशानी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं घुटनों के बल चलता हुआ उसके पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। रोहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दें। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ। रोहन ने मुझे झटके से उठाया। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो खुद भी रो रहा था। उसने मुझे सीने से लगा लिया। बस भाई, चुप हो जाओ, रो मत। आप घर आ गए, सब ठीक हो जाएगा। आप अंदर आओ। हमारा शोर सुनकर माँ भी अंदर से भागती हुई आई। उन्होंने मुझे रोहन के बाजुओं में रोते हुए देखा तो उनके हाथ प्रार्थना के लिए उठ गए। वो रोते हुए बोली, मेरा राहुल, मेरा बेटा वापस आ गया। मैं रोहन के सहारे से उठा और अपनी माँ के कदमों में गिर गया। माँ, आपका गुनहगार आ गया, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने आपको तन्हा छोड़ दिया। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपने स्वर्ग को अपने हाथों से गवा लिया था। मेरी माँ ने मुझे ज़मीन से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो मेरे माथे को चूम रही थी और रो रही थी। बस बेटा, बस तू आ गया ना, बस सब कुछ मुझे वापस मिल गया। मेरा घर फिर से आबाद हो गया। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। उस रात मैं अपनी माँ की गोद में सर रखे और अपने भाई का हाथ थामे शायद 3 महीने बाद सुकून से सोया था। मैंने एक झूठी मोहब्बत, एक धोखेबाज पत्नी को खो दिया था, लेकिन मैंने अपनी असल दौलत, अपनी माँ और अपने भाई को वापस पा लिया था और यही मेरा इनाम था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।